चलें चलें हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट सेशंस में दो सेशन हमने किए थे और हमने ये बात सीखने की कोशिश की थी कि जब भी आप क्लाइंट का काम करने जा रहे हैं, कोई नया क्लाइंट है या क्लाइंट रिटेन किया है, तो उसके लिए आपको एक एक्सेल की फाइल मेंटेन करनी चाहिए, जिसमें हमने बात की थी कि ये टैक्स पेयर प्रोफाइल आप किस तरह से रखेंगे। उस पे काफ़ी तफसील से हमारी घंटा-घंटा बात हुई पूरी इस एक्सेल पे, और नोट्स की हमने बात की थी। फिर हमने कहा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैसे माँगने हैं क्लाइंट से। फिर हमने सारे वर्किंग पेपर कुछ डिस्कस किए थे, क्लाइंट मीटिंग हो रही है तो आप वर्किंग पेपर्स कैसे बना रहे हैं। उसके बाद हमने कहा था कि फिर नेक्स्ट स्टेप है कि बैंक की समरी आप बनाएँगे। एडिशंस, इनफ्लोज लेंगे, आउटफ्लोज लेंगे, और फिर यहाँ हमने अकाउंटिंग भी डिस्कस कर ली थी कुछ लोगों के लिए जो नहीं जानते थे या जानते थे थोड़ी बहुत अकाउंटिंग। हमने बैलेंस शीट और पी&एल कॉन्सेप्ट देख लिया था। उसके बाद हमने ये बताया था, ये देखा था कि हम खुरम भाई लास्ट क्लास जिसमें आप नहीं थे, हमने एक दूसरी एक्सेल की शीट छोटी सी बनाई थी मुबीन भाई की एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट को लेके। ये बैंक की समरी बनाने में भी दुश्वारी हो रही थी लोगों को, तो हमने 2 पेज की बैंक की समरी बनाना सीखी थी। मुबीन भाई की बैंक स्टेटमेंट सबसे शेयर की थी और एक्चुअल डेटा पे काम किया था। और फिर हमने उसको उसी से वेल्थ स्टेटमेंट भी हमने बनाई थी और वेल्थ रिकंसिलिएशन भी एक्चुअल बनाई थी कि किस तरह बनती है। तो वो मैंने ग्रुप पे आई थिंक मैंने शेयर कर दी थी लास्ट क्लासेस की जो वीडियोस थी। तो वो जो लास्ट क्लास वाली थी खुर्रम भाई, आपसे खास तौर पे मैं कह रहा हूँ वो जरूर देख लीजिएगा, एक अच्छा उससे वो आ जाएगा। उसके बाद पर्सनल एक्सपेंसेस का ब्रेकडाउन हमने डिस्कस नहीं किया था। उसके बाद कंप्यूटेशंस पे हम कैसे जाते हैं, कैसे बनती हैं, ये भी हमने डिस्कस नहीं किया था। क्यूरी शीट हमारी एक होनी चाहिए जो हम अपना काम करने के बाद क्लाइंट को भेजें, ये भी हमने डिस्कस नहीं की थी। तो बस हमने यहीं तक बात की थी। अच्छा, आगे की पर्सनल एक्सपेंसेस की डिटेल कंप्यूटेशन ये तो हम कुछ 6 सवाल पहले कर चुके हैं कंप्यूटेशंस के, तो उसका अंदाजा है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं समझता मैं। आज मेरा ये ख्याल था कि मैं आईआरएस की जो फॉर्म है, क्योंकि 6 सवाल हम कर चुके हैं, लेक्चर्स भी उसके वीडियो आपको प्रोवाइडेड हैं, और मैंने ये कहा था कि भाई आप इसको आईआरएस पे भरें और मुझे भेजें, मैं उसको चेक करूं सही है सही नहीं है। वो भी काम नहीं किया किसी ने। बहरहाल मुझे मालूम है सब मसरूफ हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो और कुछ सीनियर्स ऐसे हैं जो ज़ाहिर है उनके लिए बिल्कुल बचकाना बातें हैं, जो ग्रुप में हैं कुछ सीनियर्स ऐसे। तो आज हम फॉर्म का थोड़ा सा देखेंगे, आईआरएस फॉर्म को हम देखेंगे। तो मैंने फॉर्म की एक रिवाइज रिटर्न खोली हुई है आपके सामने। वेल्थ अलग देख लेंगे, फॉर्म अलग देख लेंगे। मेरे पास कोई आईडी पासवर्ड थे नहीं, मैं मुबीन को भी चेक कर रहा था, वो कहीं बाहर है, वरना उनकी हम रिटर्न खोल लेते। मैं अपने क्लाइंट को दूं आईडी पासवर्ड। हाँ, अगर है तो दे दें, मैं ये बंद कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैंने रिवाइज वाला खोला हुआ है। अगर आप मुझे दे दें तो बहुत अच्छा है, आप दे दें मुझे। उसका हो भी जाएगा ना, वो सेव किया हुआ है मैंने, अब देख भी लें कि मेरी क्या गलतियां। मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ उसका दे दें मैसेज दे पे। दें दे दें, आप व्हाट्सएप करें, मुझे व्हाट्सएप करें। ओके ओके। अच्छा, ये तो अच्छा, आयरस का इंटरफेस का एक तारुफ मैंने अपनी एक वीडियो में भी किया हुआ है पहले, जो यूट्यूब पे पड़ी है। मैंने सोचा था कि मैं उस सीरीज बना दूंगा कि जहाँ बहुत सारी आयरस की तमाम चीजें उसमें कवर हो जाएं, जिसका मैंने नाम रखा था एपिसोड 1 एफबीआर गाइड सीरीज, लेकिन वो नहीं कंटिन्यू हो सकी। तो एफबीआर की ये लॉग इन करना, रजिस्ट्रेशन करना, इसका ओवरव्यू तो आप वहां से देख सकते हैं। आज हम फॉर्म पे फोकस करेंगे कि आपके पास क्लाइंट आ गया, बैंक समरी भी बन गई आपने, उसके बाद जी आपका मैसेज आ गया, वेल्थ भी बना ली, वेल्थ रिकंसलेशन भी बना ली, और जाहिर है हमने तो एक्सेल पे कंप्यूटेशन बनाना सीखी हैं, वो जरूरी है ताकि आप एफबीआर से टैली कर सकें उसी कंप्यूटेशन को। ये सब काम आप कर चुके हैं। ये सब काम करने के बाद अब आपने आयरस में अपने डेटा डालना है, ठीक है। और यहाँ अच्छा ये है जी, पासवर्ड E1PA5C59 बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। आयरस का इनबॉक्स क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है, आउटबुक्स क्या होता है, कंप्लीट टास्क क्या होता है, एपिसोड 1 के अंदर सब पड़ा हुआ है। डिक्लेरेशन में से हमने रिटर्न कहाँ से खोलनी है वगैरह वगैरह थोड़ा बहुत यहाँ हम कर चुके हैं। तो हम आ जाते हैं मेन जो आज का हमारा एजेंडा है।
देखिए अच्छा, सबसे पहले कि मैं इस फॉर्म को आपसे डिस्कस करूं, तीन बातें आप जहन में रखें। नंबर वन, नोट करना है तो नोट कर लें। नंबर वन, हेड्स ऑफ इनकम पांच हैं, जिसको सेक्शन नंबर 11 में बताया गया है। और ये देखिए, अब नंबर वन सैलरी, नंबर टू प्रॉपर्टी, नंबर तीन बिजनेस, नंबर चार कैपिटल गेन, नंबर पांच अदर सोर्स। तो जो आप सेक्शन 11 में आपने पढ़ा था मॉड्यूल वन में कि जी पांच हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, तो देखें आपकी रिटर्न भी उसी पैटर्न पे बनी हुई है। पांच हेड्स ऑफ इनकम यहां आ गए। ठीक है। अब आपने ये पढ़ा था सेकंड चीज कि एक हेड के अंदर कुछ इनकम एग्जेम्प्ट भी हो सकती है और टैक्सेबल भी हो सकती है। तो उसकी बाइफर्केशन देखें, हर हेड में प्रोवाइडेड है। जैसे देखें ये सैलरी है ना, यहाँ आप टोटल सैलरी डाल देते हैं इस कॉलम में, अगर कोई एग्जाम्पशन प्रोवाइडेड है। और क्या क्या एग्जाम्पशन हो सकती हैं, जाहिर है ये तो हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे, वो तो हमने सैलरी के लेक्चर्स में देख ली थी। तो वो आप यहां से माइनस कर देते हैं और रेस्ट ऑफ दी सैलरी आप टैक्सेबल इनकम में ले जाते हैं। जाहिर है आप जब यहाँ डाल देते हैं फिगर, तो टोटल में से इस हमारे इनपुट की फिगर को माइनस करके सिस्टम ये ऑटो वर्कआउट कर लेता है। अब दोबारा देखते हैं, मजीद देखते हैं। देखें प्रॉपर्टी के फॉर्म में भी आप देखें, टोटल भी है, एग्जेम्प्ट भी है। अच्छा, आपको याद होगा हमने 15A पढ़ा था। अच्छा, एक सवाल, थोड़ा सा टेस्ट भी करते हैं। कोई भी जवाब दे सकता है, जो आज के लिए शरीक हुए हैं वो भी, और जो पुराने स्टूडेंट है वो भी। सैलरी के अगेंस्ट में कोई एक्सपेंस लेस क्यों नहीं हो रहा, जबकि यहाँ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में तो देखें, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में तो देखें ऊपर प्रॉपर्टी इनकम हम डालेंगे, लेट्स से इन्हीं के सामा भाई मैं इसको एक प्रिंट निकाल लेता हूँ अपने पास, थोड़ा ताकि हम सीखेंगे भी। तो इसमें कुछ डमी एंट्रीज भी डाल देंगे, फिर मिटा भी देंगे, ठीक है। देखें लेट्स से अगर 100 रुपए की रेंटल है और मैं कैलकुलेट करूं, तो देखें नीचे मेरे को एक्सपेंसेस भी आ गए, 1/5 अलाउंस मुझे मिल गया, इंश्योरेंस मैंने दिया 10 रुपए का, लोकल रेट्स 10 रुपए के, तो मैं माइनस भी कर सकता हूँ। तो सैलरी के अगेंस्ट में एक्सपेंसेस क्यों माइनस नहीं कर रहा सिस्टम? जो जवाब देना चाहता है वो चैट पे बता देगा, जी मैं जवाब देना चाहता हूँ, हाथ खड़ा कर सकता है या वहां टाइप कर सकता है। जी, अच्छा मैं खुद ही पूछ लेता हूँ। जी खुरम भाई, कि हम सैलरी के अगेंस्ट में खर्चे माइनस क्यों नहीं करते? चूंकि सैलरी पर्सन को जो सैलरी वगैरह है, उसको कुछ भी चूंकि एग्जाम नहीं है, तो कोई भी हम्म। एक्सपेंस नहीं है, मेडिकल एक सिंपल थोड़ा सा, तो हम्म। वो 10% जो मेडिकल है सैलरी का वो हम्म। दे सकता है। और हम्म। इस तरह का किसी किस्म का कोई एग्जाम्पशन है नहीं, तो इसलिए अच्छा, इसमें कोई एग्जाम्पशन ठीक है ही है। नहीं, इसलिए कोई एक्सपेंस नहीं दिया। नहीं, ये तो इनकम का आपने बताया ना, मेरा सवाल ये है कि सैलरी में से आप एक्सपेंस की, वो तो सैलरी की कैटेगरी आपने बता दी ना कि एग्जाम्प्ट भी हो सकती है, टैक्सेबल भी हो सकती है, मेडिकल अलाउंस एग्जाम्प्ट है। भाई एक जैसे उसामा भाई ने बनाया हुआ है 5,82,000 इनकी सैलरी है, तो एफबीआर ने यहाँ पर नीचे क्यों नहीं फॉर्म बनाया कि लेस एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंस, फला एक्सपेंस, नेट सैलरी टैक्स करा देती गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने ऐसा ये गलत काम जो किया है, गवर्नमेंट ने क्यों किया ऐसा गलत काम? ये तो नुकसान है एम्प्लॉइज को, ऐसा क्यों है? इसलिए कि ग्रॉस सैलरी के ऊपर टैक्स लगा दिया ना, आपको हाँ, जितनी ग्रॉस सैलरी सैलरी में पे आप तो कमाओगे, हाँ हाँ जैसे भी कमाओगे सब पर टैक्स है, कुछ भी आपको हाँ। एग्जाम नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको हम्म। अलाउंस हो उसके अंदर जो आप उसको माइनस करके ये फिर कहाँ लगाओ। लिखा हुआ है? ये ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? अगर हम तो जाहिर है कानून से बात करेंगे ना हम, कि भाई ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है कि अलाउड नहीं है? वो हमने जब सैलरी के बारे में पढ़ा था, मुझे सेक्शन वगैरह वो याद नहीं है सही है। एग्जैक्टली, किसी को लेकिन वो याद है? उसमें ये अबू सारी चीजें बकर, थी। अबू बकर, आपको याद है जी सर। कहाँ लिखा था कि सैलरी के अगेंस्ट में एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है? ये अपना
सैलरी के सेक्शन में मुझे भी याद नहीं है बस सर, कोई बात नहीं, ठीक है, बस कोई लेकिन बात इतना नहीं ये। याद है हाँ, ठीक डिडक्शन है, नॉट अलाउड है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बात ठीक है, सबको ही पता है, लेकिन आप मुख्तलिफ होने चाहिए ना सबसे। आपको तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं ना, सेक्शन नंबर 4 हम पढ़ चुके हैं। सेक्शन नंबर 4 में लिखा है ना कि सैलरी के अगेंस्ट में किसी किस्म की एक्सपेंसेस की डिडक्शन अलाउड नहीं है। तो आपका जवाब सिंपल होना चाहिए भाई, जुनेद भाई सेक्शन 4 रेफर कर लें, वहां मना किया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी की चीजें आ जाती हैं। यहाँ क्या आता है, सेक्शन 15 और सेक्शन 15A और सेक्शन 16 की जितनी बातें हैं वो इस फॉर्म पे अप्लाई होती है। इसको अभी एक एक करके हम देखते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद अगर बिजनेस इनकम है तो बिजनेस इनकम की तमाम चीजें यहाँ आती हैं। इसको अभी हम एक एक करके देखते हैं। फिर कैपिटल गेन और अदर सोर्स। तो एक बात आपने जहन में ये बिठाई कि भाई 5 हेड्स ऑफ रिटर्न किस तरह, स्ट्रक्चर क्या है इसका, रिटर्न का स्ट्रक्चर ये है कि 5 हेड्स ऑफ इनकम रिटर्न में लिए हैं। ठीक है, अभी आप लोगों के जहनों में सवाल आना चाहिए कि फॉरेन सोर्स अलग से क्यों आ रही है, अगर 5 हेड्स हैं, ये क्या कहानी है इसकी, अभी कहानी सुनते हैं। तो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है, इसमें टोटल भी आ रहा है हर हेड के अंदर, और एग्जाम्पशन भी आ रहा है, और टैक्सेबल भी आ रहा है। ये दूसरी बात हो गई। अच्छा, इन पांचों के अंदर अब एक मिसाल ले लेते हैं, प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट इन पांचों में से कहां पर आता है, अबू बकर कहां आता है प्रॉफिट ऑन डेट इन पांचों में से? सर तो गलबा वो अदर सोर्सेज इनकम बात फ्रॉम है। अदर सोर्स। अदर सोर्स में आता है। तो अदर सोर्स में हम गए, ये देखिए उसामा भाई ने डाला हुआ है, इनका प्रॉफिट आया था। तो इन्होंने, क्योंकि प्रॉफिट ऑन डेट की एक्चुअल पोजीशन तो ये है, लेकिन इन्हें जाहिर है रिटर्न बनानी थी, और रिटर्न फॉर्म बनाने में भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, जाहिर है ये एक सॉफ्टवेयर है। तो अब हमें एक डिस्क्लोजर तो देना है ना कि मेरी 5 हेड्स ऑफ इनकम में कोई इनकम हुई है। एक मिनट, ये उसामा है या उस्मान है? उसामा है। उसामा भाई आप लाइन पे हैं मेरे साथ? आपने अदर रिसीट्स के अंदर 57,377 डाल दिए यहाँ टोटल में, ठीक है। जी सर, जी सर। यहाँ इसलिए नहीं डाले क्योंकि 5 मिलियन से कम है, और बिल्कुल पांच ऐसे ही है। मिलियन से ऊपर अगर प्रॉफिट ऑन डेट होता तो आप यहां डालते और वो सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स होता। लेकिन ऐसा प्रॉफिट ऑन बिल्कुल। डेट जो 5 मिलियन से कम है वो तो सब्जेक्ट टू FTR है। तो क्या आपको सिर्फ यही डालना चाहिए था, यहां भी तो एंट्री करनी चाहिए ना इसकी? हम्म। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा 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 अच्छा, हाँ अभी बात कह रहे थे मुझे दिन को। चले, अच्छा, अब बताना ये था कि जो भी आपकी इनकम होगी, टैक्सेबिलिटी तो हम बाद में देखेंगे, टैक्सेबिलिटी की तो स्टोरी यहाँ नीचे आएगी, टैक्स चार्जेबल यहां हम देखेंगे। लेकिन आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम में जो भी इनकम आएगी उसका डिस्क्लोजर आप ऊपर दे देंगे, इन पांचों हेड्स में डिस्क्लोजर देंगे। मसलन हमने एक समझा कि अगर प्रॉफिट ऑन डेट आया है तो आपको उसका डिस्क्लोजर यहां पर देना है। आमतौर से हम क्या करते हैं, यहां कुछ भी नहीं लिखते, इस फॉर्म को हम खाली रखते हैं, और प्रॉफिट ऑन डेट को हम कहां ले जाते हैं, फाइनल टैक्स, और यहां पे हमने एंट्री कर देते हैं, जैसे कि उसामा भाई ने एंट्री की भी है। ये एंट्री तो करनी ही करनी है, लेकिन ये एंट्री, ये फॉर्म चार्जेबिलिटी बता रहा है कि एक अमाउंट 57,000 है, वो प्रॉफिट ऑन डेट है, 7B में फॉल करता है, एक्सीडिंग। अच्छा, अगर आपका जूम एक्सपायर हो जाए तो उसी लिंक पे दोबारा क्लिक करके आप दोबारा से क्लासरूम में आ जाएंगे। तो यहाँ ये जो फॉर्म है ना, ये टैक्सेबिलिटी वर्कआउट करके दे रहा है। तो लिहाजा 57,000 अगर आप यहाँ डाल रहे हैं तो ये टैक्स वर्कआउट करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अदर सोर्स में 57,000 डालना इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम का डिस्क्लोजर कर रहे हैं कि मेरी इनकम कितनी आई, वो सब्जेक्ट टू NTR। मसलन फॉर एग्जांपल अगर इनकी 6 मिलियन प्रॉफिट होता तो ये यहाँ पे डालते, ये यहाँ पे डालते, और FTR ना करते।
अच्छा, वो कह रहे हैं नीचे डालो, यहाँ डालें, ठीक है, हम छेड़ते नहीं फिलहाल। तो एक बात ये समझ लीजिए कि रिटर्न के अंदर इन 5 हेड्स में आपने अपनी इनकम का डिस्क्लोजर करना है। अच्छा, अभी जो आप क्लास में सुन रहे हैं ना, इसको मतलब ये अभी लॉ में क्या लिखा है क्या नहीं है, अभी हम थोड़ा सा फॉर्म समझ रहे हैं बस। और आप सबको ये प्रिविलेज है कि आप लोग अपने अपने केस को, कैलकुलेशन को मुझसे शेयर कर सकते हैं। जो लोग भी आज क्लास में मौजूद हैं या जो रूटीन स्टूडेंट हैं, वो शेयर कर सकते हैं, उसकी रिटर्न भर के मुझे दे सकते हैं, मैं चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगा कि ये सही है या गलत है। अच्छा, तो ये तो 5 हेड्स ऑफ इनकम हो गए। उसके बाद मैंने बता दिया टोटल एग्जेम्पशन, और नीचे बता दिया कि भाई नीचे तो आएगा वो टैक्सेबिलिटी पर्पस के लिए आएगा, ऊपर डिस्क्लोजर लाजमी देना है आपने। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल गेन हुआ, आपने प्रॉपर्टी बेची। अब आपने क्या किया, आप गए यहां पर, यहां, और आपने जाके प्रॉपर्टी कैपिटल गेन की जो डिटेल्स थी वो आपने यहां पे भर दी। यहां पे आपने भर दी इस जगह पे, 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, लेकिन आपने यहां पे कुछ नहीं भरा। तो आपकी रिटर्न तो सबमिट हो जाएगी, लेकिन आपकी रिटर्न कोई देखता है, आदमी पढ़ा, यानी कि कोई वकील है या कोई कमिश्नर है जिनको लॉ की समझ बूझ है, तो उन्हें समझ आ जाएगी कि भाई आप जो है ना, आपको आपको लॉ की ग्रिप नहीं है, समझ नहीं है। आपने नीचे टेक्स्ट तो वर्कआउट कर दिया, लेकिन ऊपर डिस्क्लोजर पूरा नहीं किया हुआ है। चले, एक बात ये भी हमने थोड़ी सी डिस्कस कर ली। अच्छा, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी इनकम नहीं होते, तो लिहाजा जब इनकम नहीं होते तो वो इन 5 हेड्स में नहीं आते। मिसाल के तौर पे, ये सवाल बहुत आपसे भी लोग करते रहते होंगे कि अब भाई गिफ्ट दिया है तो अब गिफ्ट को मैं कहाँ डालूं। बाद होगा अदर सोर्स में डाल देते हैं, नहीं भी अदर, गिफ्ट इनकम नहीं है। इसी तरह से अगर कोई इनहेरिटेंस में अमाउंट आ गई है तो वो भी इनकम नहीं है। तो जब इनकम नहीं है, और इनकम की डेफिनेशन क्या है, इनकम की डेफिनेशन का रिकैप ये है कि तमाम रेवेन्यू रिसीट्स इनकम होती हैं, और तमाम कैपिटल रिसीट्स इनकम नहीं होती। सिर्फ वो कैपिटल रिसीट्स इनकम होती हैं जिसको लॉ डीम्ड इनकम कर देता है। ये हमने सारी बात कहां पढ़ी थी, सबसे पहली क्लास में इनकम की डेफिनेशन में पढ़ी थी कि इनकम होती क्या है जिस पे टैक्स लगाया जाता है। तो अब ये कहां जाएंगी फिर, जाहिर है अगर मेरे पास कोई लोन आ गया जो इनकम नहीं है, या कोई गिफ्ट आ गई, कोई इनहेरिटेंस आ गई, तो ये कहां जाएंगे। या मिसाल के तौर पर, आपने घड़ी थी, आपकी जाती घड़ी आपने बेच दी, जाती गाड़ी आपने बेच दी, तो ये तो इनकम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जाती घड़ी या जाती गाड़ी, जाती फर्नीचर, ये तो आपका कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में ही नहीं है, तो ये इन 5 हेड्स में तो फिट ही नहीं हो सकता ना। कंफ्यूजन रहती है ना कि भाई मैंने गाड़ी बेची, मुझे प्रॉफिट आया, मैं कहाँ डालूं, अदर सोर्स में डालूं, कैपिटल गेन में डालूं। तो आप ये सोचिए कि क्या ये इनकम की डेफिनेशन में है, ये तो नहीं है। तो ये फिर कहाँ जाती हैं चीजें। देखें, इसके लिए फॉर्म वेल्थ रिकंसिलिएशन में देखें, आपको अलग से कॉलम्स दिए हुए। अच्छा, पहले मैं चेक कर लूं, उसामा भाई ने एफटीआर बिल्कुल सही डाला है। ठीक है उसामा भाई, ये आपने सही भरा हुआ है। अब देखें, उसामा भाई ने 14 लाख रुपए का गिफ्ट डाला है, ये बिल्कुल इन्होंने यहां सही डाल दिया। अब 14 लाख रुपए ऊपर कहीं भी नहीं आएंगे 5 हेड्स में। देखिए, फॉरेन रेमिटेंस अब आपकी आ गई। अब फॉरेन रेमिटेंस को इनकम नहीं है। अच्छा देखें, ये वो फॉरेन रेमिटेंस है जो फैमिली एंड फ्रेंड्स भेज रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की कोई पैसे आ रहे हैं तो वो यहां नहीं आएंगे, जाहिर है वो बिजनेस में जाएंगे। तो एक बात ये भी हमें अंडरस्टैंडिंग हो इस फॉर्म की कि अगर एक चीज इनकम नहीं है तो वो रिकंसिलिएशन में आइटम बन जाती है, जैसे फॉरेन रेमिटेंस है या इनहेरिटेंस गिफ्ट वगैरह। और गाड़ी आपने बेच दी, उस पे गेन आ गया तो वो भी आप यहां डाल दें, लॉस आया तो यहां आप डाल दीजिए। ठीक है, पर्सनल कार की हम बात करें, बिजनेस की बात नहीं कर रहे। तो एक तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया, आपको फॉर्म का पता चल गया। फॉर्म में ये जो है सर फॉरेन, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो सर लोन का भी थोड़ा सा बता दें कि अगर
कुछ लोन आपने लिया हुआ है या डिस्पोज ऑफ किया, किसी को दिया हुआ है, तो वो कहाँ देखें, आएगा? लोन लोन जो है, आप लोन क्या होता है बैलेंस शीट में? आ, आप उसामा भाई लास्ट क्लास में थे? बैलेंस शीट वाली में से था, बिल्कुल हाँ उसमें थे है। ना, तो उसके अंदर हमने बताया था ना, लोन क्या है? वेल्थ स्टेटमेंट बेसिकली बैलेंस शीट है। अगर लोन आया है तो इस वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आप यहाँ पर इसको यहाँ पे क्रॉस चेक से आया है, तो मेरा मसलन मेरे से लोन आया है, मेरा एनआईसी यहाँ लिखेंगे, यहाँ मेरा नाम लिख देंगे, आप पर्सनल लोन लिख के सेव कर देंगे, अमाउंट डाल देंगे। इसका इनकम के हेड से कोई ताल्लुक नहीं है, और जब मेरे इसी लोन को आप पे कर देंगे अपने कैश से, तो आप इसको जीरो कर देंगे। ये वो है जो लोन आपको मैंने दिया है। और लेकिन आपने अगर मुझे दिया है तो आप क्या करेंगे, यहां पर ये देखिए डेट आ रहा है, डेट रिसीवेबल, तो आप यहां पे बुक कर देंगे, मेरा नाम लिख देंगे, लोन पर्सनल लोन पेड टू जुनेद इकबाल, तो ये आपका रिसीवेबल बुक हो जाएगा। जब मैं आपको पैसे दे दूंगा तो आप इसको जीरो कर देंगे। ठीक है? ठीक हो गया सर, ठीक। चल, अच्छा, यहां तक बात होने के बाद, अच्छा इसको देख लें, ये फॉरेन सोर्स देखें। याद रखिए, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए, कि अगर एक रेजिडेंट है तो उसने पाकिस्तान सोर्स और फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स देना है, और नॉन रेजिडेंट को सिर्फ पाकिस्तान सोर्स पे टैक्स देना है। अब ये फॉरेन सोर्स इसलिए इंसर्ट किया गया है, ये ताकि जो रेजिडेंट आदमी रिटर्न जमा करा रहा है और अगर बाहर से भी उसकी कोई इनकम है तो वो भी उसको टैक्स करा दे। फॉर एग्जाम्पल, आजकल लोगों ने क्या किया हुआ है, अकाउंट बनाया स्टैंडर्ड चार्ट में, अस्करी बैंक में, और एमएनटी में, चेज में, टीडी बैंक में अकाउंट बनाया, अमेरिका में या यूके में। वहां के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं थोड़े बेहतर होंगे यहाँ से। पाकिस्तान में जो डॉलर अकाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो ना होने के बराबर है, 1-2% मिलते हैं। तो यहाँ, और फिर यहाँ पैनिक भी बहुत होता है, और लोग बाहर ट्रैवलिंग करते हैं तो उनको पैसे भी चाहिए होते हैं बाहर, तो यहाँ से एक्सचेंज कंपनी से खरीद के अपने बैंक में डालते हैं, बैंक से बाहर भेज देते हैं। अब बाहर जब पैसे रखे हुए हैं, ये एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ जो बहुत रेलेवेंट है, रियलिस्टिक है, और भी बहुत सी हो सकती हैं मिसालें, लेकिन ये आसानी से समझ आएगी। तो मैं हूं, मेरा नाम जुनेद है, मेरा चेज बैंक में पैसे रखे हुए थे, एफसीयू में रखे हुए थे, वहां से मेरा प्रॉफिट आया। जाहिर है वो बैंक तो आपको डिक्लेयर करना है यहाँ वेल्थ में, जब उसका प्रॉफिट आएगा वो कहाँ लेके जाएंगे आप, तो आप उसको यहाँ पे टैक्स करा देते हैं। फॉरेन सोर्स पे क्लिक करके अदर सोर्स पे, बैंक प्रॉफिट है तो जाहिर है अदर सोर्स में आता है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ भाई, मैंने बाहर कन्वर्ट कर देते हैं आप उसको, कि भाई मैं 1 लाख रुपए का मुझे इंटरेस्ट इनकम मिला है। अब उसामा भाई, आपसे सवाल है, क्या ये जो इंटरेस्ट इनकम आपने बुक किया था 57,000, वो तो एफटीआर था, 15% टैक्स दे दिया, बताएं क्या ये फॉरेन इंटरेस्ट इनकम भी एफटीआर होगी या एनटीआर होगी? इसको यहाँ पे भर दूं या इसको एनटीआर कर दूं? सर भरेंगे, मेरे ख्याल से एफटीआर ही होगी। ठीक है, और कोई इस पर कोई तबसरा करना चाहता है? मैं इतना चैट देख लेता हूँ, काफी सारे चैट आए हैं। इसमें ये मेरे हिसाब से एनटीआर होगा। नॉर्मल टैक्स रेट जो भी मेरी इनकम है, चाहे पाकिस्तानी है शेर अली भारतीय, साहब कह रहे हैं सारी एनटीआर, जगह शेर कैलकुलेट अली होकर साहब टैक्स। ने, ठीक है, सेक्शन 229 का रेफरेंस हवाला दिया है टू एवरीवन, ठीक है, इनकम की डेफिनेशन जबरदस्त, शाबाश। इफ बिलो 5, ठीक है, सेक्शन 60 अदर सोर्स, ठीक है, इफ बिजनेस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओनली मेडिकल अलाउंस, ठीक है, ठीक है। मोहम्मद सलीम भाई सर, ओके, अच्छा जी, खुरम भाई एनटीआर क्यों होगी? तो बैंक प्रॉफिट है ना मेरा, बैंक प्रॉफिट तो 15% टैक्स होता है ना, एनटीआर क्यों होगी? कहाँ गए खुरम भाई? हाँ सर, मेरे ख्याल से एनटीआर होगी, क्योंकि वहां पे भी तो टैक्स कटा होगा ना। नहीं, कहाँ है खुरम भाई? जी खुरम भाई, आपने कहा ये एनटीआर है, आप अपने केस को प्रेजेंट करें ना, एनटीआर क्यों होगी, कोई हमें समझाएं। आपकी बात, जवाब तो दुरुस्त है, समझाएं मुझे। पहले आप पाकिस्तान में बैठे हैं और जितनी जहां जहां से जो जो इनकम कमा रहे हैं,
सिवाय उसमें एक एक्सपोर्ट का टैक्स ऐसा होता है जिसमें वो फिक्स टैक्स रेट है कि रेमिटेंस बाहर से 1% बैंक से डिडक्ट हो गया। इसी तरह आपने बाहर कोई सर्विसेज दी है फ्रीलांसर वगैरह, 1% वहाँ टैक्स डिडक्ट हो जाता है। मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज है जिनके बदले में टैक्स आ रहा होता है। तो बैंक में जब आप जिस अकाउंट में वो पैसे आ रहे हैं बाहर से आने वाले, बैंक आपसे पूछता है कि जी आपके पास ये क्या सोर्स है और ये क्यों आ रहे हैं पैसे, तो उसी हिसाब से बैंक आपका टैक्स विदहोल्ड कर लेता है। आपको सेक्शन में बताता है कि फलां सेक्शन के तहत मैंने आपका टैक्स विदहोल्ड किया। तो अगर बैंक विदहोल्ड उसको नहीं कर रहा तो फिर आपको सोर्स बताना पड़ेगा कि जी कहाँ से है, और उस हिसाब से वो आपका नॉर्मल टैक्स हो गया। तो टैक्स अगर बैंक ने काटा है तब भी वो आपकी नॉर्मल इनकम में ऐड होगा और फिर आप उसको अप्लाई कर देंगे, सिंपल। देखिए मुख्तलिफ आपका अगर जवाब, सोर्सेज है या आपका फिक्स टैक्स। खुरम भाई आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने जो कहा है इसमें हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि किसी भी अमाउंट के एफटीआर होने के लिए ये जरूरी है कि उस पे विथहोल्डिंग टैक्स की डिडक्शन हुई भी हो, जिसको अभी आपने एक्सप्लेन किया। क्योंकि विथहोल्डिंग टैक्स की कोई डिडक्शन नहीं होती इस पे, इसलिए हम इसको एनटीआर कहेंगे, एनटीआर में टैक्स कर देंगे। अच्छा, ये तस्वीर किसकी आ रही है? ये खुरम भाई आपकी तस्वीर है? पता नहीं मेरी स्क्रीन पर तो नहीं आ रही, कहाँ आ किसकी रही मुझे नहीं। अच्छा चलें, खैर भारत चलें तो। ओके, अच्छा यार ये कैसे हटेगा? असल में ये स्क्रीन आ गई मेरे सामने, तस्वीरें भी चल रही हैं और ये कैसे, क्या हो, कैसे आ गया? ठीक है, ओके। मैं मेरा भी चले यही मसला हो रहा है, पता नहीं ये कैसे हट रहा है। चले, अब ये हो गया। ओके, तो ये आप लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा। अगर कोई फॉरेन बैंक प्रॉफिट या फॉरेन इनकम आ रही है जिसपे विथहोल्डिंग नहीं हो रही है तो उसको आप एनटीआर में लेकर जाएंगे, एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये कहां से आ गया? ओके, फॉरेन सोर्स जो है ना, फॉरेन सोर्स, इसको अलग बनाने, असल में एक रिटर्न रिटर्न की एक लिमिट, रिटर्न को सिंप्लीफाई करने के लिए इन्होंने फॉरेन सोर्स की फॉर्म को अलग से दिया है। वगरना अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल रिटर्न भर रहा होता, ये सैलरी है ना, लेट्स से एक बंदा यहां से भी सैलरी कमा रहा है, बाहर से भी कमा रहा है, तो वो यहां पर इस फॉर्म में भी कर सकते थे। हमेशा याद रखें, 5 हेड्स ऑफ इनकम को आप हमेशा अगर पढ़ेंगे, पता है कैसे पढ़ेंगे? यूं पढ़ेंगे, सैलरी। अगर कंपटीशन बना रहे हैं किसी ऐसे आदमी की जो पाकिस्तान में भी काम करता है, बाहर में भी काम करता है, जुनेद भाई प्रॉफिट ऑन डेट, फॉरेन सोर्स, फिर अब्रॉड टैक्स रिटर्न हुआ होगा तो कैसे देखिए, अगर बाहर टैक्स, ठीक है, अच्छा सवाल है शेर अली भाई। अगर फॉर बैंक प्रॉफिट का या किसी भी इनकम का बाहर कमाई है और उस पर बाहर टैक्स कटा हुआ है, तो आपको यहाँ पर टैक्स क्रेडिट मिलता है। जैसे डोनेशन का एक टैक्स क्रेडिट हमने डिस्कस किया था ना, मिलता है, इस तरह से आप उसको ऐड कर लेंगे अपनी नॉर्मल इनकम में, और जो टैक्स वहां पे हुआ है उसका टैक्स क्रेडिट यहाँ आपको मिल जाएगा। ओके, तो 5 हेड्स, अगर आपसे कोई पूछे भाई, एक जुनेद है, वो बाहर भी कंसल्टिंग करते हैं, पाकिस्तान में भी कंसल्टिंग करते हैं, और कंसल्टिंग इस तरह करते हैं कि सैलरी इनकम कमाते हैं, जिस इदारे के साथ भी मिल जाते हैं उससे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट करो मेरे साथ, मुझे अपनी इदारे में पोजीशन दो, मैं एज अ कंसल्टेंट काम नहीं करूंगा, एम्प्लॉय काम करूंगा। ठीक है भाई, कर लेंगे। अब सैलरी है ना, अगर आप सैलरी को डिफाइन करें डिटेल में, हम तो कह देते हैं सैलरी बिजनेस, लेकिन एक्चुअल अगर आप डिफाइन करेंगे एक रेजिडेंट आदमी की इनकम को, तो आप कहेंगे सैलरी फॉरेन सोर्स, सैलरी पाकिस्तान सोर्स, रेंटल इनकम फॉरेन सोर्स, रेंटल इनकम पाकिस्तान सोर्स, और आगे टोटल होगा। अब ये हो सकता था इस रिटर्न में कि ये जो सैलरी है ना, यहाँ पर ये लोग क्या करते, इसको ऐसा सेट करते, इनकम फ्रॉम सैलरी पूरी डिटेल आती, फिर यहाँ इसको यहाँ टोटल करते पाकिस्तान सोर्स, फिर एक और फॉर्म बनाते, इनकम फ्रॉम सैलरी, आगे लिखते अब्रॉड या फॉरेन, और फिर इन दो सब टोटल का टोटल देते। तो उन्होंने थोड़ा इस रिटर्न को सिंप्लीफाइड करने के लिए इसको यहां पर अलग से दे दिया। लेकिन अगर इसको देख के आपके जहनों में ये है कि ये कोई नया हेड ऑफ अकाउंट इनकम आ गया, वही तो सेक्शन 11 में है ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है।
सेक्शन 11 में तो सैलरी है, आप सैलरी कमाते हैं, टैक्सेबल है। वो सैलरी चाहे पाकिस्तान में कमाए चाहे बाहर कमाए, टैक्स ट्रीटमेंट देखेंगे क्या है। तो फॉरेन सोर्स का ये जो फॉर्म है ना, ये कोई अलग से फॉर्म नहीं है, यानी अलग से फॉर्म से मुराद ये कि कोई अलग हेड ऑफ इनकम नहीं है, कोई हेड ऑफ टैक्स नहीं है कि भाई कोई एक अलग हेड है जिसको अलग से टैक्स कराना है, कोई अलग सी चीज है, नहीं। बेसिकली इन पांचों हेड्स को रिपीट कर दिया यहाँ पे। आप देखें, फॉरेन सैलरी, फॉरेन सदर सोर्स, फॉरेन कैपिटल गेन, फॉरेन बिजनेस इनकम, फॉरेन बिजनेस इनकम, अच्छा फॉरेन प्रॉपर्टी इनकम यानी कि रेंटल वाली बात हो गई। तो एक दो, दो तीन चार पांच, देख रहे हैं आप, उन्हीं पांचों हेड्स को दोबारा से यहां डाल दिया। अच्छा, उन पांचों हेड्स के अंदर तो ब्रेक डाउन भी है, मिसाल के तौर पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन रहा है। जी सर। हाँ ठीक है। अब मिसाल के तौर पे किसी की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, अब उसने यहां पर डाल दी 100 रुपए और नीचे खर्चे भी क्लेम कर दिए, तो 60 रुपए पे टैक्स दे दिया। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे, जो बंदा यूके का है, पाकिस्तान आ गया, या यहाँ नॉर्मली बैंक्स में आ जाते हैं लोग, वीसी होते हैं या प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और जो भी अपर लेवल पे लोग आ जाते हैं, बाहर से ही आ रहे होते हैं ज्यादातर, खास तौर पे कमर्शियल बैंक्स में। तो इन लोगों की वहां पर इन्होंने मॉर्गेज करके लाजमी प्रॉपर्टी ली हुई होती है। या एक खातून का भी केस था, वो बाहर दुबई में रहती थी, अब वो यहाँ आ गई, वहां से रेंटल इनकम आती है, अब जाहिर है वो यहाँ रेजिडेंट होगी, टैक्स तो होगी। तो अब अगर आप वकील हैं, आप कहेंगे हाँ अगर आपकी पाकिस्तान सोर्स होती तो मैं तो आपकी जो है ना रेंट भी ले लेता और खर्चे भी माइनस करता, लेकिन क्योंकि आपकी फॉरेन सोर्स है, अब तो आपकी ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स होगा। भाई क्यों टैक्स होगा ग्रॉस अमाउंट पे? आपसे मैंने पूछा, वकील साहब से, उन्होंने कहा भाई देखो यहाँ पे तो कोई डिडक्शन ही नहीं हो रही। तो भाई बात यह है कि इस फॉर्म का मसला है। जिस तरह सेक्शन 15 में प्रॉपर्टी इनकम को जैसे आप टैक्स करा रहे हो, उस रेंटल इनकम को जो कि पाकिस्तान से ले रहे हो, अगर बाहर से भी ले रहे हो तो उसको भी वैसे ही टैक्स कराओगे। तो फिर आप यहाँ क्या करोगे? अब आप बोलेंगे जुनेद भाई यहाँ तो टोटल ही आ रहा है, तो इसके पीछे एक वर्किंग कर लें पहले से। आप लेट्स से कि बाहर से भी 100 रुपए कमा रहे थे, वहां आपने जो है ना सिटी ऑफ प्रोविडेंस को आपने टैक्स दे दिया, और रिपेयर का खर्चा एसपीटीडो को दे दिया, वगैरह वगैरह, तो इंश्योरेंस भी पे कर दी, और वहां पर तो खर्चे हो ही रहे होते हैं, और मॉर्गेज भी पे कर दिया। आप क्या करें, नेट ऑफ करके यहां पर टैक्स कराएंगे, एनटीआर में ले जाइएगा नेट ऑफ करके। ये मत कीजिएगा कि भाई पूरी ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस रेंटल यहां डाल दिया, और बाकी क्या किया, जो खर्चे वर्चे हुए वो आपने क्या किया, आपने पर्सनल एक्सपेंसेस में डाल दिए, तो ये तो लॉस करा दिया उसका, 100% रेवेन्यू पे टैक्स करा दिया। तो ये मैं आप लोगों को इस रिटर्न के फॉर्म में फॉरेन सोर्स की जो स्टोरी है, इसको कैसे डील करना चाहिए, मैं वो बताना चाह रहा था। उम्मीद है किसी हद तक इसको मैं वाजिया कर दिया है मैंने। अच्छा, उसाम भाई की रिटर्न से चीजें भी हटा देना, ताकि कि जो भरी हुई रिटर्न है वो डिस्टर्ब भी ना हो। अच्छा, आप लोगों के पास 5 मिनट है, आप लोग सवाल की कर सकते हैं मुझसे। इन द मीनवाइल मैं भी 5 मिनट बैठा हूँ, खामोश हूँ, आप लोगों के सवाल ले रहा हूँ। जुनेद भाई, मेरा एक सवाल है, वो ये है कि जब फॉरेन इनकम, जैसा कि आपने बताया, तो फॉरेन इनकम के बराबर में खाना और भी तो है कि जो हमें एग्जाम्प्ट है, या जो एक्सपेंसेस, इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो 100 रुपए अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल फॉरेन रेंटल इनकम आई है, और उस पर वही मेरे पैसे कट गए 20, 30, 40 रुपए उसमें से 100 में से, तो बराबर मैं एग्जाम्प्ट अमाउंट पे ले लूंगा तो भी तो मुझ पे 60 रुपए कैलकुलेट होंगे मेरे लिए। देखिए, आपने काम तो सही किया, यानी काम से मुराद फिगर्स तो सही डाली, लेकिन मैं ऐसा इसलिए नहीं करूंगा कि ये एग्जेम्प्ट इनकम में होना एक अलग चीज है, डिडक्टेबल अलाउंसेस होना अलग चीज है। मिसाल के तौर पे आप इसी फॉर्म पे आ जाएं, अब आपकी दो प्रॉपर्टियां हैं, एग्रीकल्चर इनकम भी हो और आपकी नॉर्मल कमर्शियल प्रॉपर्टी की इनकम भी हो। तो एग्रीकल्चर की इनकम टैक्सेबल है, और सॉरी एग्जेम्प्ट है, और कमर्शियल प्रॉपर्टी की इनकम एग्जेम्प्ट है। तो एग्जेम्प्ट के फॉर्म में वो आनी चाहिए, एग्रीकल्चर की यहाँ टोटल आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए एग्रीकल्चर की जमीन से, कल्टीवेशन से मिलने वाली आमदनी
और नॉर्मल वो टैक्स होनी चाहिए जो कमर्शियल बिल्डिंग से आपका रेंट आया है। तो इस कॉलम का पर्पस तो ये है। अब यहां से आप एफटीआर की इनकम निकालते हैं। एफटीआर की इनकम कौन सी निकालते हैं आप? दो तीन ही रह गई हैं, या एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाईज होगी 154, या अब जाहिर है ये कॉलम यहां तो काम नहीं करेगा। अब यहां आकर बात करें अगर हम, मैं इस कॉलम का पर्पस समझा रहा हूं कि आपने यहां ग्रॉस सेल डाल दी 100 रुपए की, पता चला इसमें से 10 रुपए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस थे और 10 रुपए एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाईज थे, तो ठीक है आप 20 रुपए निकाल देते हैं यहां से। इसी तरह करते हैं ना एफटीआर को। या अगर कोई एग्जाम्प्ट इनकम थी तो ठीक है आपने यहां से, मिसाल के तौर पे कोई एनपीओ थी और उसकी बिजनेस इनकम एग्जाम्प्ट थी, तो आपने उसको यहाँ सारा 100 रुपए डाल दिया। ठीक है, तो अब इसी एंगल से ये डिडक्शंस नहीं है, ये कॉलम डिडक्शंस के लिए नहीं। तो इसी तरह से आप ये कह सकते हैं जुनेद भाई रिजल्ट तो सेम आएगा। हाँ, आई एग्री, रिजल्ट सेम आएगा। हाँ, अगर आपको पता है डेलिबरेटली अगर आप करना चाहते हैं तो करने, कोई बात नहीं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में वो चीजों से डेविएट करना पड़ रहा होता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम उसको करेंगे, डेविएट करेंगे, लेकिन इन्फॉर्म्ड डिसीजन करेंगे। अगर लेट से आप कहते हैं कि भाई मैं यहाँ लिखूंगा 100 रुपए खर्चे, मैं यहाँ लिखूंगा 20 रुपए, 80 रुपए टैक्स कराऊंगा, ठीक है। अब मैं ये भी कर अच्छा, आप आगे देखिए क्या आया, 80 रुपए आया। अच्छा, लेकिन मैंने यूं कर दिया, मैंने 80 लिख दिया, 80 लिख दिया। अब मैं आप दोनों प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लाइफ में है, हम दोनों कुलीग हैं, हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा भाई नहीं, 10 में से 20 निकाल के करो। आपने कहा नहीं, 80 नहीं, आपने कहा 10 में से 20 निकाल, 100 में से 20 निकाल के दिखाओ, और मैंने कहा नहीं, नेट ऑफ दिखाओ। अब हम दोनों का एक मुख्तलिफ व्यू पॉइंट है, एंड रिजल्ट सेम है, दोनों अपनी अपनी बात को जस्टिफाई कर पाएंगे। नोटिस आएगा तो मैं डिफरेंट अंदाज से, आप डिफरेंट अंदाज से, आप बोलेंगे इस तरह एग्जाम्प्ट है, हाँ ठीक है। तो आपकी वाली बात में हर्ज कोई नहीं है, रिजल्ट एक ही आएगा। लेकिन इस कॉलम को देखते हुए और पीछे सेक्शंस को देखते हुए यहाँ वो नहीं आएगा, वो एग्जाम्प्ट नहीं है, वो डिडक्टेबल अलाउंस है। तो हम पीछे पीएनएल बनाकर यहाँ नेट अमाउंट हमें लाना चाहिए। लेकिन अगेन, अगर आप ऐसा कर भी लें तो बहरहाल कोई हर्ज नहीं है, आप उसको जस्टिफाई तो कर ही पाएंगे। जी। सर एक मिनट, रिकंसिलिएशन वाले टैब में। एक मिनट, ये मैं मिटा दूं। उसामा भाई, आपकी इस रिटर्न से हम लगे हुए हैं, तो इस मतलब इस पे, इसको आप ध्यान से, मैंने प्रिंट कर ली थी, वो प्रिंट आपको भेज दूंगा ना, शुरू में कर दी थी मैंने, ताकि इसमें कोई ऐसा ना हो कि इसमें हमने कुछ लिख दिया और वो चला जाए, आपको फिर नोटिस आ जाए, आप बोले क्लास बहुत महंगी पड़ गई यार मुझे तो। नहीं नहीं, खैर है, वो मैं दोबारा देख लूंगा, उसका कोई जी इशू नहीं। जी अच्छा जी, आ सर, गया। ये एडजस्टमेंट इन इनफ्लोस और एडजस्टमेंट इन आउटफ्लोस, ये सर इसमें चले, भी मैं आप बता रहा डिटेल हूँ, से। मैं बता रहा हूँ, इसका भी बता देता हूँ, ठीक है मैं बता देता हूँ। अभी आना है, इस पे आऊंगा मैं जी। और किसी का कुछ सवाल है? बल्कि साथ साथ ही कर लेते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी है, आपको रेंट आया 100 रुपए, ठीक है, लेकिन आपका टैक्स कितना हो रहा है? 80 रुपए, 1/5 अलाउंस, यानी 20% आपको अलाउंस मिल रहा है। अब आपने इसकी प्लेसमेंट करनी है रिकॉन। रिकॉन में तो 100 रुपए डालने ना आपको, उसूलन 100 रुपए आए बैंक में, तो अब आप क्या करेंगे? अगर आप यहाँ पे 100 रुपए डाल देंगे तो मसला ये होगा कि कंपटीशन में, आप कंपटीशन में आए, देखें कंपटीशन में तो 80 रुपए आ रहे हैं, यहाँ 80 आ रहे हैं, और वहां आप 100 डाल देंगे तो मसला हो जाएगा। अब क्या करें? टैक्सेबल 80 है, बैंक में 100 आए हैं, तो हुआ ये कि 20 रुपए की जो एडजस्टमेंट मिली है मुझे एक्सपेंसेस की, मैं इसको यूं दिखा सकता हूं, मैं इसको यूं दिखा सकता हूं कि भाई 80 रुपए तो मेरी नॉर्मल इनकम, इस पे तो मेरा टैक्स है प्रॉपर्टी का, ठीक है। लेकिन ये जो इनफ्लो होता है ना, याद रखें, ये जो इनफ्लो वाली स्टोरी है ना, ये इनफ्लो आपके बैंक, ये आपके बैंक से टैली होता है, बैंक से। और इसमें यह ख्याल रखा जाता है आपकी रिटर्न से भी टैली हो। अब मैंने आपको मिसाल दे दी, बैंक में तो आए 100 रुपए, टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न में आ रहे हैं 80 रुपए टैक्सेबल इनकम में, जो कि आपको इस कॉलम में से टैली करना है। ये क्या आ गया?
एक मिनट, सॉरी, ये आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको ये टैब काम देगा। अब आप क्या करें, यहां लिख दें डिडक्टेबल अलाउंस, बल्कि यूं कर दें इसको 1/5 अलाउंस एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 15A। आप अपनी वर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब मैंने अपनी कुछ रिटर्न में डिटेल में लिखी थी लाइन, मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि अगर एक्सपेंसेस भी आपने क्लेम किए हैं, इंश्योरेंस के खर्चे, प्रॉपर्टी के खर्चे क्लेम किए हैं, तो फिर क्या करेंगे, फिर आप जाहिर है इसको मजीद कर देंगे, आगे कुछ बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। लेकिन आप सिंपल ये भी कर सकते हैं, और कुछ भी ना हो तो एक्सपेंसेस एडजस्टेड एज अलाउड अंडर सेक्शन 15A, तो आप सबमिट कर देंगे। अब आप यहाँ 20 रुपए डाल देंगे। अब देखिए 20 रुपए डालने से क्या हुआ उसामा भाई, कि मेरे 100 रुपए बैंक में आए थे, 100 रुपए टैली हो गया मेरा इनफ्लो। अगर वो एक्सेल वाली मेरी शीट आप खोल के इस बात को समझेंगे तो आपको समझ आएगी कि वहां तो 100 रुपए आ रहा होगा ना इनफ्लोज में, लेकिन उस 100 रुपए का जी जी ब्रेक बिल्कुल। डाउन होगा। रिटर्न के अंदर 80 रुपए टैक्सेबल होंगे, तो यहाँ 80 रुपए आ गए, ताकि आपके मेन रिटर्न के पेज से टैली हो जाए। 20 रुपए यहाँ आपने डाल दिए। अब आपको पता चल गया कि भाई 20 रुपए ये क्यों, क्या हुआ क्या था। तो अब आप देखें 100, 80 और 20, 100 ये आपके इनफ्लो से टैली हो जाएगा। अच्छा, ये तो एक मिसाल हो सकती है। इसी तरह से जो मैंने आपको एक्सेल की शीट दी थी, एक मिनट में अगर निकाल लूं। अच्छा सर, ये वाला सेक्शन ना हमारे केपीके में ना अलग ही तरीके से इस्तेमाल होता है, एडजस्टमेंट इनफ्लोज और आउटफ्लोज का। जी मिसाल के बोलिए। तौर पे किसी ने मिसाल के तौर पे किसी को कर्जा दिया, तो वो बैलेंस नहीं हो रहा था, तो वो स्टेटमेंट के साथ बराबर करने के लिए वो उसमें डाल देंगे फलाने को लोन दिया फलाने को, तो वो बहुत लंबा रिटर्न बन जाता है। तो मुझे शक था नहीं कि ये नहीं गलत नहीं प्रैक्टिस है, नहीं नहीं इसलिए आप मैंने आपसे नहीं, पूछा था। देखें ये तो गलत है ना। देखें तो इसमें जो है ना, ये देखें मैंने जो पहली एक्सेल आप लोगों से शेयर की थी ना, पहली एक्सेल, उसके अंदर मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है एडजस्टमेंट इन इनफ्लोज में आएगा नॉन कैश डिडक्शंस नॉर्मली आ रही होगी, नॉन कैश डिडक्शंस। जैसे कि अभी देखें ये नॉन कैश डिडक्शन है जो आपको मैंने अभी मिसाल दी है, और आउटफ्लो में भी देखें एडजस्टमेंट आ रही है, यहां आएगा नॉन कैश इनकम आ रही होती है। ये इंशाल्लाह कोई एक सवाल ऐसा रख लेंगे जिसमें मैं आपको इसकी एग्जांपल्स करा दूं, बल्कि अगर मैं आपको अभी इसकी कोई एग्जांपल दे सकूं, ठहरिए जरा। एक तो ये मैंने आपको दे दी इनफ्लोज में। सलीम भाई और बाकी भी अगर कोई इस पॉइंट पे इनपुट देना चाहें तो दे सकते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। ठीक। इसमें मेरा एक पॉइंट है, यहाँ जो अमाउंट आता है ना वो ऐसा आता है जो जो मेरी इनकम, अगर मैंने किसी से लोन लिया है या दिया है वो मेरी इनकम नहीं है। वो एक तरफ मेरा बैंक बढ़ रहा है तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, अगर मैंने किसी को दिया है तो मेरा रिसीवेबल बढ़ रहा है तो बैंक कम हो रहा है। तो वो जो मेरे एसेट्स वगैरह, जहाँ मैं एसेट्स की डिटेल डालता हूँ एसेट्स और लाइबिलिटीज की, जिसको वहां हम डालेंगे। यहाँ इनफ्लो के अंदर सिर्फ वो आएगा जो मेरी डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम से पैसे मेरे पास आ रहे हैं, जिससे मेरी इनकम बढ़ रही है। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं एक और मिसाल आपको दूं कि, बल्कि एक मिनट, नॉन कैश आइटम, इनकम है ना ये। Provident fund deductions from मिसाल, salary account, जी like अच्छा, हाँ एक और मैं मिसाल आपको देता हूँ, चले एक और मिसाल है। आप पहले सवाल करता हूँ थोड़ा सा आप लोगों से, ताकि थोड़ा सा माइंड खुले, फिर बात करता हूँ। लेट्स सपोज आपकी सैलरी है, ठीक है, सैलरी है इनकी, इन खातून को परकुशट भी मिला। अच्छा, अब इसको और भी हम फॉर्म को खोलते हैं, सैलरी के फॉर्म पहले चलें, उसी उसी पॉइंट को देख लेते हैं। एक एक करके हम फॉर्म को, हम मेरा ये है कि आज तो फिर नहीं हो सकेगा, ज़रा 11 बज रहे हैं, अगले सेशन में हम 7 मिनट है हमारे पास बस, फिर हम बंद कर देंगे। अगले सेशन में हम एक एक ही जो लाइन आइटम है ना,
ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। इसी तरह से बिजनेस है, तो बिजनेस के अंदर ये क्या है, ये क्या, एक एक लाइन आइटम को हम देख लेंगे, क्योंकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमें आ गया हुआ है लॉ का, कंप्यूटेशंस का। ये इसको हम अगर समझ लेंगे अच्छे तरीके से तो हमारे लिए कंप्यूटेशंस आसान हो जाएंगी, और भी हम 2 4 6 सवाल कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो अब एक सवाल हम कर रहे हैं, फिर खत्म करेंगे इंशाल्लाह। लेट्स से ये जो उसामा भाई हैं, इनकी क्लाइंट है, इनको गाड़ी मिली हुई थी, और हमें पता है कि गाड़ी एक परकुसिट है। परकुसिट अलाउंस क्या होता है ये भी हमें मालूम है। अब परकुसिट है तो गाड़ी ऐसी थी कि वो सिर्फ पर्सनल यूज के लिए थी। 10% ऑफ द गाड़ी परकुसिट था, लेट्स से वो बनता है 70,000 रुपए। ठीक है, ये आ गया। अब इनकी तो टैक्सेबल इनकम आ गई 7.5 मिलियन। ठीक है, अब आप लोगों से मेरा सवाल है, कोई भी बोल सकता है, आप लोगों का टाइम है, बस ये मैंने सत्तर सवाल हजार पेश को कर आपने दिया। 7 मिलियन कर दिया। 7,000 को 70,000 को 7 मिलियन कर दिया। ओहो हो, चले, ये हो गया 70,000। तो अब मेरा आप लोगों से सवाल है, आप समझे रिटर्न में और कुछ कहानी नहीं है, सिर्फ यही है। इसको भी आसान कर देते हैं, 1 लाख कर देते हैं, इसको कर देते हैं 5 लाख। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि ये 5 लाख और 70,000 वेल्थ रिकंसिलिएशन आपके सामने फॉर्म है। ठीक है, 1 मिनट शाम भाई, प्लीज आपको मेहनत करना पड़ेगी, जरा इसको हम देख लें। खैर खैर, कोई मसला नहीं। आप लोग मुझे बताएं कि प्लेसमेंट कैसे करूंगा। जाहिर है ऊपर तो भर दिया आपने, टैक्स तो करवा दिया ना, ठीक है टैक्स करवा दिया। यहां पे मुझे बताएं मैं कैसे प्लेसमेंट करूंगा रिकंसिलिएशन में। एसी में आएगा इनकम, जो नॉर्मल टैक्स वाला है उसमें आ जाएगा अमाउंट पूरे का पूरा एक साथ 5,70,000। जी खुरम भाई दोबारा बोले, क्या कह रहे हैं? इसमें 5,70,000 रुपए पूरे के पूरे यहाँ आ जाएंगे इनकम, जो हमारे पास पहला वाला है ना, ये नॉर्मल टैक्स वाला, अगर 703 मैं वाला। 5,70,000 यहां ले लूं, तो अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। मैंने कहा था इनफ्लो जो होता है वो बैंक का एक्चुअल इनफ्लो होता है, लेकिन उसको हम मैनेज इस तरह करते हैं कि ये वाले लाइन आइटम रिटर्न से टैली होते हैं, बाकियों के एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन हकीकतन इनफ्लोज बेसिकली बैंक्स से आने वाले इनफ्लोज होते हैं। कभी अब इसको रिटर्न से टैली करना होता है, इसी यही दायरा हमारा काम होता है हम लोगों का। तो अगर आपने कहा कि यहां डाल दो 5,70,000, तो 5,70,000 तो बैंक में आई नहीं। बैंक में तो सिर्फ 5 5 लाख आए हैं, 70,000 तो आई नहीं। फिर मैं कैसे, मैं क्या करूंगा, मतलब अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा? एडजस्टमेंट इन फ्लो में 70,000 एडजस्ट, पे से क्विक लिख के। अच्छा अगर मैं, आप कहते हैं एडजस्टमेंट कर दूं, स्पेलिंग ऐसी मैंने डाल दी है, ठीक है। चलें भाई, हाँ भाई 70,000 यहां भी डाल दी, तो ये तो अब रिजल्ट देखते हैं क्या हुआ। तो ये तो 5 लाख रुपए हटाए ना, 5 लाख रुपए ऊपर शो करेंगे ना एनटीआर में, और नीचे 70,000 पे। चलें, 5 लाख का हमारा बैंक में शो हो रहा है, तो चले बाकी मैंने अब, 70,000 उतर आ जाएगा। अच्छा, तो क्या फर्क पड़ा? खुरम भाई ने बोला इस लाइन में डाल दो, आपने कहा कि भाई इस लाइन में और इस लाइन में डाल दो। अगेन मेरा सवाल तो यही है ना, इसको हटाएं जरा, भी आपको समझ आएगी। बैंक में तो पैसे आए 5 लाख रुपए, और आप लोगों ने तो इनफ्लो 5,70,000 बढ़ा दिए। आपका और आप और खुरम भाई एक ही जगह में खड़े हैं। आपने सिर्फ एक बात थोड़ी, मतलब एक लाइन बोला नीचे कर दो, उन्होंने कहा उधर ही डाल दो। आप दोनों का वर्जन एक ही है जी। कोई और साथी जो इनके वर्जन पे हो, 1 मिनट में पहले वो ले लूं, 1 मिनट रुकेगा। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। काइंडली ऑल्सो इन्फॉर्म अबाउट रिफंडेबल लास्ट ईयर बैलेंस हो तो। अच्छा ठीक है, उमेर, ठीक है उमेर भाई, मैं अभी इसको इसको यही बता देता हूँ। उमेर भाई, जब आप टैक्स कंपटीशन में, शादी भाई आप रिकॉर्डिंग की अभी वो कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें डिनाई इसलिए कर रहा हूँ, अभी से क्या करेंगे आप? वो तो मैंने तो पिछली और ये रिकॉर्ड की भी है ना, वो तो मैं आपको अभी भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा आपको लिंक, कोई मसला नहीं है, आप फिक्र नहीं करें, दोनों आपको अभी भेज दूंगा। अच्छा, आप कह रहे हैं रिफंड कहाँ डालें, तो जहां टैक्स, चलें इसको भी बताए थे, दिखाए थे। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर पर्सनल गेन इन कार। भाई पर्सनल गेन इन कार, लाइक पर्सनल गेन कार पे तो वो तो टैक्सेबल है ही नहीं ना।
चले मैं इसको दोबारा एड्रेस कर दूंगा। डॉलर गेन, नॉमिनल इनकम अबव। अच्छा अभी आप क्या कीजिएगा उमेर भाई, उस ऑडियो पे आ जाइएगा, बोलते जाइएगा, मैं एक एक चीज देख लेंगे। सलीम भाई ने कहा है 5 लाख रुपए। सलीम भाई आपका वर्जन और उसामा भाई का वर्जन तो एक ही हो गया। अच्छा सादी भाई कह रहे हैं वो गलती से बटन दब गया था, रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट है। कोई बात नहीं सादी भाई, ये तो अभी आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, मसला नहीं। अच्छा जी, जी इनपुट दीजिए। मैं तो 3 लोग हैं और 3 लोग एक ही जगह खड़े हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूं बैंक में 5 लाख आए, आपने तो 5,70,000 कर दिए मेरे भाई। जी बिल्कुल सर, इसलिए 5,70,000 किए हैं क्योंकि 70,000 भी सैलरी का बेनिफिट है और इस पे भी टैक्स किया हुआ है, टैक्स कटा हुआ है, टैक्स मेरा डिडक्शन हुई है इसमें। टैली कैसे करूं मैं अपनी, रिकॉन कैसे टैली होगी? आपके सामने है रिकॉन, और इसका कुछ भी नहीं है सलीम भाई। इस इंसान को सिर्फ 5 लाख की सैलरी मिली है, 70,000 का परकुशेट मिला है और कुछ भी नहीं है। अब आप बताएं मैं कैसे रिकॉन करूं? मेरे इनफ्लोज में तो 570 आ गए, बैंक में तो 5 लाख आए, मैं क्या करूं? मतलब कैसे टैली अब करूं? इसको आप अब अब इसको आप जो ना आउटफ्लो में भी 70,000 डालें, आउटफ्लो में कहाँ डालूं? आउटफ्लो एडजस्टमेंट में। ये बात हुई ना, तो अब हम इसको ये कर सकते हैं, यहां पे हम इसको करते हैं 570 नॉर्मल इनकम टैक्स, इनकम सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। इस अमाउंट को अब आपने देखें किससे मिला दिया, इस वाले अमाउंट को आपने इससे मिला दिया, जी, टैक्सेबल इनकम से। इससे मिला दिया। जी। और ताकि ऊपर से देखने वाला आदमी रिटर्न बोले हाँ ऊपर और ये टैली है। और उसके बाद यहां पर एक लाइन आइटम ऐड करते हैं और यहां पे आप पूरी स्टोरी लिख दें कि भाई परकुसेट एडेड नोशनल फिगर ऑफ परकुसेट बीइंग 10% फला, जितना भी आप लिखना चाहते हैं लिख दें, आपको कोई मना नहीं है। इससे एडेड इन इनकम अबव फला फला, और इसलिए यहाँ लेस कर दिए। जो भी आप सूटेबल लिखना चाहें आप वो लिखें, इसको आप सबमिट करके यहाँ आप 70,000 आप माइनस कर दें। अब देखें ताकि जो क्या नेट नेट इफेक्ट जो है आपका बैंक के साथ टैली हो जाए। अब आपका नेट इफेक्ट बैंक के साथ टैली हो जाएगा। 5,70,000 माइनस 70,000। अच्छा वो तो क्योंकि कुछ और फिगर्स जली नहीं है ना, इसलिए नहीं हो रहा है, एक मिनट हटा देते हैं, रुके जरा। ये देख, कैलकुलेट रिटर्न भी आजकल बड़े मसले कर दिए। 70,000 यहाँ माइनस हुआ हुआ है ऊपर, ये देखें ये वाला हट हट नहीं रहा, इस वजह से हो रहा है। ये किसी वजह से हट नहीं रहा, इसको सिस्टम का मसला है देखें। लेकिन 570 माइनस 70,000, ऊपर यहाँ आना क्या चाहिए? 70,000। ठहरे इसके साथ हम भी खेलते हैं रिटर्न के साथ, चलें। नहीं हुआ कोई बात नहीं। नहीं भाई यहाँ धीट है, ठीक है धीट है तो कोई बात नहीं, हम भी फिर ठीक है। चले ये हो गया, ये देखें। अब देखें 50,000 आ गया, 5,70,000 के इनफ्लोस, 70,000 की एडजस्टमेंट, और नेट इम्पैक्ट कितना लेके जाएगा अब ये? क्योंकि जाहिर है इसमें तो ओपनिंग बेल डली हुई है तो इसलिए वो आपको नजर नहीं आ रहा। अदरवाइज आपका नेट इम्पैक्ट वही आ जाता 5 लाख का इनफ्लोस। 5 लाख का। ठीक है। अच्छा क्या यही एक तरीका है, क्या और कोई तरीका नहीं हो सकता? सवाल भाई, दोबारा मैं रिपीट कर दूं। सलीम भाई ने बताया भाई नॉर्मल इनकम टैक्स, इनकम सब्जेक्ट टू नॉर्मल यहां डाल के नीचे से 70,000 लेस कर दें। एक्सक्यूज मी। तो क्या यही एक तरीका हो सकता है? ठीक, ये तरीका ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस 70 को आप अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर में भी डाल सकते हैं नहीं या नहीं नहीं आउटफ्लो। नहीं 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 नहीं, वो तो खर्चा है ही नहीं ना, नोशनल फिगर है। ये तो नहीं होगा, कोई और सोचे, कुछ और सोचे, कुछ और भी तो हो सकता है। सैलरी सैलरी वाले टैब में ही आगे एग्जाम एफटीआर वाले में डाल दें। नहीं वो तो टैक्स तो देना है ना, एग्जाम थोड़ी है, पर कुछ टैक्स देना है, यहां करना है ना, वो तो ठीक है। ये वाला पोर्शन तो ठीक है ना, आपको परसुसेट को टैक्स कराना था वो तो हो गया। अब आपको रिकॉन के अंदर उसकी सेटिंग कैसे करनी चाहिए, एक तरीका तो हमने तलाश कर लिया भाई, ये हो सकता है, सब लोगों ने देख लिया। और क्या यही एक तरीका है? और क्या हो सकता है?
रिकंसिलिएशन ऑफ डिडक्शन ऑफ सैलरी बट सर सैलरी ट्रांसफर बैंक इज नेट अमाउंट टैक्स। उमेर भाई पे आ जाए ना और वॉइस ओवर पे आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। मैं आपकी आवाज शेर अली भाई कह रहे हैं 5 लाख एनटीआर। नहीं, अगर शेर अली भाई अगर आप 5 लाख, किसी का माइक चल रहा है बंद कर दें। 5 लाख रुपए एनटीआर में डालेंगे, आउटफ्लो में 70,000 डालेंगे तो 430 की नेट वो आ जाएगी, तो गलत हो जाएगा जी। देखिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि 11 बज रहे हैं, काफी वक्त हो गया और ये टाइम हम फिर चेंज करेंगे अगली क्लास में। मुझे बताया तौसीफ भाई ने कि काफी मुश्किल हो रही है, 9 से 10 रखें, 10 से 11 में काफी मुश्किल है, तो फिर इसको मशवरा करते हैं, चेंज करते हैं इस टाइम को। मैंने कासिम भाई से कहा था मैसेज चला दें, सब लोग ओके कर दें तो बस ठीक है। देखिए इसको यूं भी कर सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ 5 लाख रुपए लिख दें जो आपके बैंक में आए, और मैंने इस 5 लाख को टैक्स भी करा दिया, और कुछ मत करें, आपकी वेल्थ टैली होगी। पहले आपने 570 लेके 70 माइनस किए, अब आपने 5 लाख डाल दिए, जो बैंक में आया था मैंने डाल दिया। हाँ, यहाँ सवाल कर देंगे इस सलीम भाई और खुरम भाई, ये सवाल कर देंगे कि जुनेद भाई ये फिगर तो आपकी इस फिगर से अब टैली नहीं हो रही, 570 से टैली नहीं हो रही। इनका सवाल अपनी जगह दुरुस्त है। अब हम जवाब लिख देंगे, ड्राफ्ट कर देंगे, और क्या ड्राफ्ट कर देंगे, हमें नोटिस आ जाएगा, हम ड्राफ्ट कर देंगे कि भाई ये 70,000 एक नोशनल फिगर है जो कि वैल्यू ऑफ परक्विजिट की थी, वो नॉन कैश आइटम था, इसलिए मैंने इनफ्लोज में नहीं लिया, लिहाजा इसी वजह से ये डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। बस इसकी एक जस्टिफिकेशन हम दे देंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं, और जो पहले हमने देखा वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक सवाल में इन्होंने कहा था रिफंड का, रिफंड यहाँ उमेर भाई ये रिफंड तो यहाँ डाल देंगे ना। अच्छा, रिफंड में जरूरी है कि आपने रिफंड एप्लीकेशन डाली भी हो, 30 जून से पहले ही डाली भी हो, तो फिर आपके लिए पास रिफंड का ऑप्शन खुला हुआ होगा, आप यहाँ डाल दें जो भी टैक्स आ रहा है, या रिफंड कैलकुलेट कर लेगा वो, मतलब एडजस्टमेंट दे देगा आपको रिफंड की। यहाँ पे देखें अभी तो आ नहीं रही लाइबिलिटी, तो इसलिए दे नहीं रहा, यहाँ आप डाल देंगे, इसमें कोई मसला नहीं। और भी कोई सवाल हो तो ग्रुप में आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में जिन्हें तो इंशाल्लाह। इसमें मैंने कुछ लोगों को देखा है कि सैलरी वाले जो है ना, जिनका एडिशनल टैक्स कट जाता है, चूंकि सैलरी तो टैक्स का जी सोर्स कट रहा होता है, और जी डिफरेंट तरह के जो हमारे इंटरेक्शन हैं जो विथहोल्डिंग सोर्सेज से हो रहा होता है, वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाती। बाज़ औक़ात ऑफिस वाले एक्सक्यूज भी कर लेते हैं और मसाइल भी होते हैं। जी तो जो रिफंड निकल रहा होता है, कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो नेक्स्ट ईयर उस रिफंड को खुद एडजस्ट कर लेते हैं अपने रिटर्न के अंदर, हालांकि उसके लिए आपने जैसे बताया कि उसकी एप्लीकेशन अप्रूव करवानी पड़ती है, और एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए फिर आप उसका रिफंड ले सकते नहीं, अब तो हैं। तो होती उसके ही नहीं है ना। अब अगर आपने रिफंड एप्लीकेशन नहीं डाली तो सिस्टम डालने ही नहीं देता ना, आपको डालने ही नहीं देता। पहले हो जाता था, अब नहीं ऐसा होता, अब ऐसा नहीं हो। जी, इफ जून सैलरी पे इन जुलाई बट रिकॉर्डेड इन जून। देखें होता ये है कि पेमेंट, देखें फाद भाई, अब इसमें दो बातें। अगर आप सैलरी के सेक्शन को देखेंगे तो सैलरी टैक्स होती है कैश बेसिस पे। लेट्स से आपकी पहली नौकरी है और आपको 11 महीने की सैलरी मिली है, पिछले महीने के जून की जुलाई में नहीं मिली, आपकी पहली सैलरी है, तो आपको तो 11 महीने पे टैक्स देना चाहिए उसूलन एज पर लॉ। लेकिन ऐसा हम नहीं करते, क्योंकि एम्प्लॉयर क्या करता है, जून की सैलरी बाद में देता है, लेकिन उसका टैक्स जब वो जमा कराता है तो वो टैक्स ईयर वही ले लेता है। लेट्स से टैक्स ईयर वो 23 की जून 23 की सैलरी जुलाई में दे रहा है, तो वो उसका टैक्स जमा करा देता है और जून 23 ही लिखता है उसको। तो हम इसीलिए 12 महीने को हम टैक्स करा देते हैं। एक बात तो ये हो गई। शायद आप ये नहीं पूछ रहे, इफ जून सैलरी पे इन जुलाई बट रिकॉर्डेड इन जून इन सीपीआर सो देन व्हाट वी डू। हाँ, ये अगर आप यही पूछना चाह रहे हैं जो मैंने अभी बताया तो यही जवाब है, वरना आप मुझे ऑडियो में समझा दें आप क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक सैलरी थी तो अब हम क्या करें, आपने तो सैलरी तो ग्रॉस टैक्स करा दी,
एम्प्लॉयमेंट के इस फॉर्म, अच्छा ठीक है, शायद ये कहना चाह रहे हैं यहाँ लेट्स से कि 10 रुपए की सैलरी थी तो 120 रुपए यहाँ भी ले लिए, 120 रुपए यहाँ भी ले लिए इनफ्लोज में, शायद आप ये कहना चाह रहे होंगे। हालांकि 10 रुपए तो आए नहीं है मेरे पास, तो मैं उसको क्या करूं, तो उस 10 रुपए को आप ये करें, यहाँ एसेट्स में जाएं, एसेट्स में जाकर अदर, ये रहा एनी अदर एसेट्स में जाके यहाँ लिख दें सैलरी रिसीवेबल और सेव कर दें, सबमिट कर दें, और यहाँ पे सैलरी रिसीवेबल जो भी है 10 रुपए की फिगर डाल दें, आपकी वेल्थ टैली हो जाएगी। जी आई वुड डिस्कस इन पर्सन, जी ग्रुप में भेज दीजिएगा आप, ये जो अभी सेपरेट ग्रुप है जहाँ पे आप सब लोग हैं, यहाँ ग्रुप में भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, टाइम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, टाइम 3 मिनट रह गए, तो आप बिल्कुल कर दीजिएगा। उमर भाई आप भी ग्रुप में कर दीजिएगा, आपके भी कुछ सवालात मैं समझता हूँ एड्रेस नहीं हुए हैं, आप ग्रुप में जरूर कर दीजिएगा। जी वेलकम। सर है थोड़ा बच्चों वाला सवाल है, लेकिन ये ना हमारी क्या कहते हैं केपी के टैक्सेशन में बड़ा मसला होता है इस तरह जी का। जी जी सर आप सैलरी जब लेते हैं ना, हम लोग मतलब ये है कि 500,000 आपने लिया, ठीक है। अब जब कुछ कंसल्टेंट करते हैं, हम नहीं करते, लेकिन कुछ बीच में इस तरह करते हैं कि 5 लाख मिसाल के तौर पे अगर इसमें आपका टैक्स आया, आपने 6 लाख से कुछ ऊपर अमाउंट किया, आपका 3,000 टैक्स आ गया ना, तो वो जो ग्रॉस सैलरी है वो नहीं लिखेंगे। वो 6 लाख रुपए, 6 लाख के ऊपर जो 6.5 लाख के ऊपर जो टैक्स कटा होगा, वो काट के ना, या इनफ्लो में फिर इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न जो है उसमें वो काट के लिखेंगे टैक्स वगैरह जो नीचे कंप्यूटेशन में कटा हुआ होगा। नहीं, उसको ग्रॉस दिखाना चाहिए, देखें ना अभी इनफ्लो में आप यहाँ ग्रॉस दिखाएंगे, और जो आपके टैक्सेस वगैरह कटे हैं वो आप यहाँ एक्सपेंसेस के अंदर यहाँ दिखाएंगे, टैक्स के अंदर। मसलन 100 रुपए टोटल सैलरी थी, वहां 100 रुपए डालें, टैक्स कटा लेट से 10 रुपए, तो यहाँ 10 रुपए डालें, नेट इम्पैक्ट 90 रुपए आया, वो आपके बैंक में आए हुए होंगे। अगर 90 में से 80 बैंक में आए, 10 रुपए रिसीवेबल है तो रिसीवेबल बुक कर दें, इस तरह होना चाहिए। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये जो रेट्स टैक्सेस चार्ज है ना, इनको लोकल टैक्सेस समझा जाता है, यार नहीं मैं नहीं बहुत बुरी जगह फंसा हूँ वो नहीं, मुझे बहुत कुछ सीखने ये को जो मिला ये आपसे। मैं अच्छा, बताता हूँ यहाँ क्या क्या आना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। ओहो ये क्या, आपके जितने भी टैक्सेस जो आपने लेट्स से सैलरी इनकम ही है, आपकी प्रॉपर्टी इनकम भी थी, तो 155 का जो टैक्स दिया, एडमिटेड टैक्स जो आपने दिया, सैलरी का जो आपने टैक्स दिया, आपने प्रॉपर्टी का जो टैक्स दिया, वो सारा यहाँ आ जाएगा, ये आपके एक्सपेंसेस में आ जाएगा। यानी रिटर्न में से जो टैक्स चार्जेबल का अमाउंट होता है वो भी यहाँ आ जाता है, और अदर एक्सपेंसेस, अदर एक प्रॉपर्टी टैक्स ही बचता है, प्रोफेशनल टैक्स बचता है, आप वो यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये इस पर्पस के लिए ये। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। चलें, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और कोई सवाल हो तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये अब बस खत्म हो रही है, हमारा सेशन 1 मिनट से कम रह गया है, और लोग भी 18 थे, अब 14 14 पे आ गए, रात ज्यादा हो गई है, और सर्दियों की रातें हैं, तो आदमी का दिल करता है जल्दी रजाई में चला जाए। चलिए सर, ठीक है। मैं देखूं मेरा रिटर्न कितना खराब हुआ, दोबारा बना के नहीं कर लूं दोबारा से। ठीक है, ठीक है। मैं आपको ओके भेज सर, देता हूँ, मैंने थैंक यू प्रिंट सो भी मच। कर लिया था, मैं भेज देता हूँ आपको। अब सब लोग अपना ठीक है ख्याल सर, रखें, ठीक। अस्सलाम वालेकुम ओके वरहमतुल्लाह। सर, थैंक यू सर, अल्लाह वालेकुम हाफिज, अस्सलाम सलाम। बहुत शुक्रिया सर। वरहमतुल्लाह। जुनैद भाई बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह।